नमस्कार दोस्तों। ये दौर था ब्रिटिश एम्पायर का, जिसने करीब करीब आधी दुनिया पर अपना कब्जा कर रखा था। वहाँ साल 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे में नसोरी में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था जमशेदजी टाटा। उनके पिता का नाम नौशेरवान जी और उनकी माता जी का नाम जीवन बाई टाटा था। पारसी पादरियों में अपने खानदान में नौशेरवान जी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें मुंबई ले आया, जहाँ उन्होंने व्यवसाय में कदम रखा। जमशेद जी 14 साल की नाजुक उम्र में ही पिताजी के साथ देने लग गए थे। जमशेद जी ने प्रिंसटन कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करी। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने हीराबाई दब्बू से विवाह कर लिया। 20 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। उसके बाद 29 साल के जब हुए तो उन्होंने सोचा कि उन्हें अपना व्यवसाय खुद खड़ा करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पापा के व्यवसाय को छोड़कर अपना व्यवसाय खड़ा करने की सोची। साल 1870 में उन्होंने 21,000 रुपये के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू करा। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया तथा उसका नाम भी बदल दिया, अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने अच्छे खासे मुनाफे में उस मिल को बेच भी दिया। उन्होंने नागपुर में 1970 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी होने का खिताब हासिल किया था और जमशेदजी ने भी उस वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम इम्प्रेस मिल रखा। इम्प्रेस मतलब महारानी। 1869 तक टाटा परिवार एक छोटा सा व्यापारी समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में एक पीछे के बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। जमशेदजी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए इम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेदजी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, तब उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। अधिकांश कॉटन मिल मुंबई में ही थी, इसलिए जमशेदजी ने नागपुर को चुना और उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फाइनेंसर ने इम्प्रेस मिल में निवेश करने के बारे में इतना कहा कि यह तो ज़मीन खोदकर सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेदजी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। पहला, कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में होता था। दूसरा, रेलवे जंक्शन समीप था। और तीसरा, पानी तथा ईंधन की प्रचुर आपूर्ति थी। उनका कारोबारी जीवन इतना आसान भी नहीं था। अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत में ही जमशेदजी को एक गंभीर आर्थिक झटका लगा। कारोबारी साझेदार प्रेमचंद राय का कर्ज उतारने के लिए उन्होंने अपना मकान और ज़मीन जायदाद सब बेच दिया। इसके अलावा 1887 में खरीदी स्वदेशी मिल ने उनका पूरा पैसा लग गया था और वे आर्थिक संकटों से घिरे हुए थे। बहरहाल टाटा ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और अंत में सभी संकटों से उभर गए। एक बार जमशेदजी टेक्सटाइल मिल की नई मशीनें लेने के लिए मैनचेस्टर इंग्लैंड गए थे। वहाँ उन्होंने टॉमस कार्यालय का एक लेक्चर सुना। यहीं से उनके मन में भारत में स्टील प्लांट लगाने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि स्टील प्लांट के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें स्टील प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। 19वीं सदी के अंत में भारत में स्टील प्लांट बनाने के बारे में सोचना ही कई लोगों के लिए मूर्खतापूर्ण लग रहा था। जैसे उन्हें लगता था कि बहुत पैसे लगेंगे और ब्रिटिश सरकार यह होने नहीं देगी। इन सब तकलीफ़ों के बाद भी जमशेदजी टाटा ने इस बात को प्रूव करके दिखाया और लंदन गए और वहाँ से उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अप्रूवल लिया स्टील प्लांट लगाने के लिए। इसके बाद वो वहाँ से अमेरिका गए और वहाँ जाकर उन्होंने एक टीम हायर करी जो कि इंडिया आई और उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर टेस्ट करा कि कहाँ पर प्लांट लगाया जा सकता है और कहाँ पर उन्हें कोयला, पानी और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत जो पड़ेगी वो कहाँ से मिलेगी। उनके जीते जी तो ये पूरा नहीं हो पाया, मगर उनकी मृत्यु के 3 साल बाद वो प्लांट लगा और बहुत अच्छे से चला। आज टाटा कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के पूरे स्टॉक एक्सचेंज को ख़रीद सकती है। यहाँ तक कि इंडिया के कुल जीडीपी का 5% टाटा हाउस से आता है। टाटा कंपनी आज भी अपने प्रॉफिट का 65% हिस्सा डोनेट कर देता है। जितना टाटा कंपनी ने इस देश को दिया है उतना किसी और ने नहीं दिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।